और चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस कार्रवाई का मामला। इंसानी हुकूक कमीशन की टीम जामिया मिलिया इस्लामिया पहुंची है। यहां जख्मी तलबा और चश्मदीदों से ये टीम मुलाकात करने वाली है। उनके बयान कलमबंद करेगी। 4 अरकान पर मुश्तमिल है NHRC की ये टीम। तो आपको बताएं, जामिया मिलिया इस्लामिया में जो पुलिस कार्रवाई का मामला है, उस सिलसिले में इंसानी हुकूक कमीशन की टीम जामिया मिलिया इस्लामिया पहुंची है, जहां जख्मी तलबा और चश्मदीदों से ये टीम मुलाकात करेगी। और न सिर्फ मुलाकात करेगी बल्कि उनके बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे। 4 मेंबर्स पर 4 अरकान पर मुश्तमिल है NHRC की ये टीम। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 15 दिसंबर 2019 को जो घटना हुई थी जामिया की सेंट्रल लाइब्रेरी में, उस मामले में जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से, यहाँ के टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से और स्टूडेंट्स की तरफ से अलग अलग, उसके अलावा और भी कई बॉडीज हैं जिन्होंने NHRC को लिखा था कि वो इस मामले में संज्ञान ले और इस मामले की जांच करे जो यहाँ पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। उसके पश्चात यहाँ पर एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कि NHRC में है, इन्वेस्टिगेशन देखती हैं, मंजिल सैनी, उनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय एक टीम आई थी। उसने लाइब्रेरी का दौरा किया था। यहाँ पर जो तोड़फोड़ हुई थी, जो नुकसान हुआ है, उस सब का जायजा लिया था। और उसके बाद उन्होंने हमसे कई चीजें मांगी थी। हमारे जो एविडेंसेस हैं वो मांगे थे, जो हमने उनको प्रोवाइड कर दी हैं। अब अगली कड़ी ये है कि बच्चों के रिकॉर्ड, जो बयान है वो अब रिकॉर्ड हो रहे हैं, दर्ज होंगे, जिसकी शुरुआत आज हुई है। आज जो है 4 सदस्यीय टीम आई है जिसको एक DSP हेड कर रहे हैं। वो बच्चों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे। कुछ बच्चे अंदर मौजूद हैं और क्योंकि अभी 4 दिन तक ये होना है तो वो लोग आगे भी आ सकते हैं, वो यहाँ पर आएंगे। और जो नहीं आ सकते हैं, जो इस लायक नहीं है कि वो चल फिर पा रहे हैं या इस स्थिति में नहीं है, तो उनके फोन से स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाएंगे। और नाज़रीन, इस पर मजीद जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी राजीव तिवारी का। राजीव, काफ़ी अहम खबर, और क्या कुछ तफसीलात हैं इस ताल्लुक से? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जामिया विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि आज जो है NHRC की टीम यहाँ पे पहुंची है। 4 सदस्य उसमें शामिल हैं और सभी लोग जो पीड़ित छात्र हैं, 15 दिसंबर की जो घटना है उसमें जो घायल छात्र हैं, जो पीड़ित छात्र हैं, उन छात्रों का ये लोग बयान दर्ज करेंगे। साथ ही कैंपस में उस दिन की उस रात जब घटना घटी थी तो किस तरह से तोड़फोड़ हुआ, कहाँ पे क्या घटना घटी थी, उस एक जगह का ये लोग सभी लोग विजिट करेंगे। और इसी तरह ये लोग सभी जो 4 लोग हैं, यह लगातार 4 दिन तक सुबह 11 बजे यहाँ कैंपस में पहुँचेंगे और दिन भर रहेंगे, छात्रों से बातचीत करेंगे। जो छात्र ज़्यादा घायल हैं, जो कैंपस में नहीं है, अपने घर को चले गए हैं या आराम कर रहे हैं चोट लगने की वजह से, उन लोगों का मोबाइल के जरिए ये लोग बयान दर्ज करेंगे। खास बात यह है कि अब जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस पूरे मामले को लेकर जाग गया है। और ऐसे में लगातार जिस तरह से वाइस चांसलर ने सवाल खड़ा किया है दिल्ली पुलिस पर, तो यह एक बड़ा मामला बन सकता है, क्योंकि लगातार छात्र यह कहते रहे कि बिना वजह जो है दिल्ली पुलिस कैंपस में प्रवेश कर गई और जो लाइब्रेरी में छात्र उस समय पढ़ाई कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी गई, या बहुत ही इसकी लगातार उसको लेकर सड़क पे भी छात्र उतरे थे। तो तमाम तरह की बातें सामने आई थी। लेकिन अब जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूरी तरह से पूरे मामले को देख रहा है। इसके पहले भी एक टीम जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की यहाँ पे पहुँची थी कुछ दिन पहले, तो लाइब्रेरी का वो लोग विजिट किए थे कि कहाँ पे तोड़फोड़ हुआ, कहाँ पे छात्रों के ऊपर अटैक हुआ था। अब आज जो है जो टीम पहुँची है, तो यह सबसे पहले जो इसमें जो है DSP एक हेड कर रहे हैं पूरे 4 मेंबरों को, तो वो लोग पहले छात्रों से बात करेंगे कि किस तरह से पुलिस कैंपस में आई और किस तरह से आप लोगों के साथ घटना घटी। उसके बाद बयान दर्ज करने के बाद ये लोग विजिट करेंगे। जी राजीव, एक और अहम बात आपसे जानना चाहेंगे। जब NHRC के जो टीम मेंबर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट से बात करेंगे, तो क्या उनके साथ जो है वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा मौजूद रहेगा, या कुछ भी ऐसे आपके सोर्सेज बता रहे हैं कि सिर्फ वो स्टूडेंट से बात करेंगे, उनसे जो है तमाम जानकारी जो है वो हासिल करेंगे? किस तरह से उनसे बात की जाएगी, ऐसी कुछ जानकारी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अभी तक इस तरह की बात सामने नहीं आई है कि जब छात्र वहाँ पे अपना बयान दर्ज कराएंगे या उस रात की जो घटना है उसके बारे में जब जिक्र करेंगे NHRC की जो टीम आई उन लोगों के साथ, तो उस समय विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई अधिकारी वहाँ पे मौजूद रहेगा। लेकिन ऐसा हमेशा देखने को मिलता है कि जब भी छात्रों के साथ बाहर
के कोई पुलिस अधिकारी या कोई भी जांच दल जब पहुंचती है और पूछताछ करती है तो उस समय विश्वविद्यालय का कोई जिम्मेदार पर्सन अधिकारी जो है छात्रों के साथ मौजूद रहता है ताकि सामने वाला किसी प्रकार का कोई दबाव न बना सके या कोई अपने फेवर में जानकारी। तो ऐसे में एक उम्मीद की जा रही है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जो भी विश्वविद्यालय प्रणाली का जो कार्यप्रणाली रहा है तो उसमें देखने को मिलता है कि छात्रों के साथ अधिकारी मौजूद रहते हैं। जी राजीव, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे, ये जो 4 मेंबर हैं इनके बारे में कुछ इत्तिला, कौन कौन लोग हैं, कैसे अधिकारी जो यहाँ पर पहुंचे हैं, इनके ताल्लुक से कोई खबर? देखिए, अभी इनके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इसमें जो हेड कर रहे हैं वो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं। 4 लोगों का टीम है और सबका परिचय तो नहीं मिल पाया, लेकिन जो हेड कर रहे हैं उनका परिचय मिला और अब डे बाय डे इन लोगों को 4 दिन तक आना है तो बातें सामने आ जाएंगी कि कौन कौन अधिकारी हैं और किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है। राजीव, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त वहाँ पर आप मौजूद हैं तो किस तरह का माहौल जो है वो इस टीम को लेकर नज़र आ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बात कहना चाहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी बात कहना चाहेगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर माहौल जो है उसके ताल्लुक से बताइए। देखिए, यहाँ पे जो इस समय जो स्थिति है, माहौल है, पूरी तरह से शांति व्यवस्था यहाँ पे कायम है। और चूँकि जो जिस तरह से पिछले दिनों छात्रों का हुजूम देखने को मिल रहा था, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था, वह बिल्कुल नहीं है। पूरी तरह से शांत व्यवस्था है यहाँ पे। और जो बहुत बड़ा एक हॉल है यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस में, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है, तो उसी में जो है चारों लोगों जो 4 मेंबर यहाँ पे पहुँचे हैं या बैठेंगे और उसके बाद जो पीड़ित छात्र हैं उनको बुलाया जाएगा और उसके बाद वो अपना अपना बयान दर्ज करेंगे। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो इस समय कैंपस में नहीं उपस्थित हैं। अपने पिछले दिनों लगातार जो छुट्टी दे दी गई थी, लंबी छुट्टी दे दी गई थी, तो ऐसे में बहुत से छात्र अपने घर को चले गए थे। जो घायल हुए थे वो भी अपने घर को चले गए थे। तो हो सकता है उनका जो बयान है वो मोबाइल के जरिए दर्ज किया जाए, जैसा कि अभी विश्वविद्यालय के जो PRO हैं वो बता रहे थे कि जो छात्र नहीं पहुँच पा रहे हैं या नहीं आ पाएंगे उनका बयान हम लोग मोबाइल के जरिए दर्ज कराएंगे। लेकिन जो यहाँ पे कैंपस में मौजूद हैं वो खुद बताएंगे कि उनके साथ क्या घटना घटी उस समय। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम तर जानकारी देने के लिए। आगे भी इस अहम खबर पर हम बने रहेंगे। तो आपको बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस कार्रवाई के तमाम जो मामला है उसको कलमबंद करने के लिए इंसानी हकूक़ कमीशन की टीम वहां पहुंची है। 4 मेंबर इसमें शामिल हैं। ये ज़ख्मी तलबा और चश्मदीदों से ये टीम मुलाकात करने वाली है। लगातार इस अहम खबर से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। एक और अहम खबर, शाहीन बाग कालिंदी कुंड सड़क खुलवाने की मांग वाली अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए मरकज़ और दिल्ली पुलिस को हिदायत दी कि वो कानून के तहत कार्रवाई करे और अवामी मुफादात को देखते हुए काम किया जाए। वाज़ेह है कि शाहीन बाग में 15 दिसंबर से शहरियत कानून और NRC के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। इस एहतजाज में ज़्यादातर ख़वातीन शामिल हैं जो कि अपने बच्चों के साथ रातें भी सड़क पर गुजार रही हैं। माननीय हाईकोर्ट में पहले भी याचिका दाखिल की गई थी जिसको उन्होंने खारिज कर दिया था और हमें यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट जो 30 दिन से चला आ रहा है उसको करते रहने की हमें इजाज़त दी गई थी। हम प्रशासन के साथ उनको मदद करते हुए अपना प्रोटेस्ट, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि 30 दिन से जो सरकार अपनी बहनों के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए ऐसे ऐसे कानून लेकर आती है कि हम उनका बड़ा ख्याल करते हैं। उन्हीं सरकार की बहनें, मोदी जी की बहनें, अमित शाह जी की बहनें ही रोड पे 30 दिन से बैठी हैं। अपने 2-2 महीने के बच्चों को लेके बैठी है। वो एक दिन भी रोड पे उतर के नहीं आई शाहीन बाग में। UNO तक हमारी बात चली गई है। हर पूरे देश में शाहीन बाग की तरफ पे प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों का समय वेस्ट हो रहा है, फ्यूल वेस्ट हो रहा है और रेड लाइट्स पे 20-20, 25-25 मिनट रुकना पड़ रहा है। इन सब को देखते हुए माननीय न्यायालय ने निर्देश पारित करे हैं कि जो भी संबंधित रिस्पोंडेंट है, जो भी पार्टीज हैं, उनको इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और इस पे और लॉ एंड ऑर्डर को भी असेस करते हुए इस पे उचित कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। देखिए, अभी कोर्ट ने ऐसी बात कोई कमेंट नहीं की है। जो भारत सरकार, दिल्ली पुलिस या अन्य जो हमने पार्टीज बनाई हैं, ट्रैफिक पुलिस, उनको कहा है कि आप इसकी जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को
और पब्लिक इंटरेस्ट को और लोगों द्वारा जो फेस करे जा रहे पब्लिक इनकन्वीनियंस जो है लार्जर तौर पर हजारों लोग जो इनकन्वीनियंस फेस कर रहे हैं, जो यूपी से, हरियाणा से और दिल्ली से लोग आने जाने में जिनको दिक्कतें हो रही हैं, उन सबको देखते हुए कोर्ट ने कहा इस पे उचित कार्रवाई बनती है। एक और अहम खबर, केरल हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पिनराई विजयन हुकूमत ने कानूनी चाराजोई का रास्ता अपनाया है। वाज़ेह है कि केरल ऐसी पहली रियासत है जिसने शहरियत तरमीमी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। साथ ही शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ केरल असेंबली में करारदाद मंजूर की जा चुकी है। मरकजी हुकूमत से इसे वापस लेने का मुतालबा भी किया गया था। और बीजेपी का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। केरल सरकार को ये बुद्धि आई है, इस बात को लेकर मुझे खुशी है। किसी कानून को यदि चुनौती देना है, उसके लिए असली जगह है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। असेंबली कोई जगह नहीं है किसी केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई कानून को असंवैधानिक ठहराने की। ये बेवकूफ़ी का काम कुछ दिन पहले हुआ था। तो इसलिए यदि ये बुद्धि आई है सरकार को, मैं समझता हूं यह उनकी सद्बुद्धि है। वहां सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी सीएए के खिलाफ कई पिटीशंस पेंडिंग है, उसमें से इसको भी एक और पिटीशन मानकर जोड़कर देखा जाएगा। और जेएनयू तशद्दुद मामले में दिल्ली कोर्ट ने व्हाट्सएप ग्रुप्स फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस और यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट के मेंबरों के फोन जब्त करने और गवाहों को तलब करने की दिल्ली पुलिस को हिदायत जारी कर दी है। जेएनयू के 3 प्रोफेसर्स की अर्जी पर समाअत करते हुए हाई कोर्ट ने गूगल और व्हाट्सएप से डेटा महफूज करने को भी कह दिया है। इल्जाम है कि इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए लोगों को जेएनयू पहुंचने के लिए कहा गया था। 5 जनवरी को जेएनयू में नकाबपोशों ने हमला करके तलबा और असातिज़ा की पिटाई की थी। दिल्ली के केशवपुरम में जूते चप्पल बनाने वाली सनती इकाई में आग लग गई। 2 दर्जन से ज्यादा फायर इंजन जाए हादसे पर मौजूद है। ये आग लॉरेंस रोड इलाके की एक इमारत में लगी। और वहीं मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में फैसला टल गया। अब फैसले के लिए 20 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई। इस मामले की जांच सीबीआई ने की है। ब्रजेश ठाकुर समेत 21 मुलजमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। ये मामला बिहार के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों और लड़कियों के रेप से जुड़ा हुआ है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के बाद इस मामले का इंकशाफ हुआ। शेल्टर होम का ऑपरेटर ब्रजेश ठाकुर अहम मुलजिम है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में आज साकेत कोर्ट तमाम आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान करने वाला था, लेकिन अचानक तमाम आरोपियों की तरफ से पेश हुए वकील ने एक ऐसी दलील दी जिसके चलते आज की सुनवाई टल गई। इस मामले पे भी जानना जरूरी है कि आखिर सजा क्यों टली। इस वक्त में मैं बताना चाहूँगा, मैं साकेत कोर्ट पे हूँ और साकेत कोर्ट में इस मामले पे जैसे ही आज सुनवाई शुरू हुई, कोर्ट में सभी आरोपियों के जमानती ना होने के कारण इस मामले की सुनवाई को टाला गया। अब इस मामले पर सोमवार को 2:30 बजे इस मामले पे फैसला सुनाया जाएगा और साकेत कोर्ट में बाकायदा मामला सुनाया जाएगा। इस मामले पे आज बाकायदा जिस तरह से आरोपियों के वकील ने बाकायदा कहा कि इन्हीं जो बयान जो दर्ज हुआ है इनमें से कई ऐसी लड़कियां हैं, उन्होंने कहा था कि कई लड़कियों की हत्या कर दी गई है, लेकिन बाद में कोर्ट ने भी इस मामले में माना और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में भी साफ हुआ कि उन लड़कियों की हत्या नहीं हुई। यानी इन लड़कियों का जो बयान है वो सही नहीं है और इस मामले पे फिर से जो बयान जो है वो दर्ज होने चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। और अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने भी सीबीआई से जवाब मांगा है और इस मामले में 2 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने को बोला है। यानी कि अब ये मामला जो है हो सकता है इस मामले में फिर से तारीख पे तारीख देखने को मिल सकता है। हालांकि इस मामले पर सुनवाई अब सोमवार को 2:30 बजे मुकर्रर कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश और सहयोगी सुशील के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में आज एक बार फिर से सुनवाई साकेत कोर्ट में टाल दी गई है। कोर्ट ने ये माना है कि इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है ब्रजेश ठाकुर,
उसने ये मांग की है कि जो हाल ही में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये बताया है कि जो लड़कियां, जो पीड़ित लड़कियां हैं, जिन्होंने ये पहले बयान दिया था कि तमाम 31 लड़कियों को मारकर वहीं दफना दिया गया है, सीबीआई ने बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और वो तमाम लड़कियों को रिकवर कर लिया गया है। उसको आधार बनाते हुए कहा है कि उनके बयान को पुख्ता ना माना जाए और उसी आधार पर कोर्ट फैसला ले। अश्वनी कुमार इस मामले में एक आरोपी हैं, उनके वकील सुधीर ओझा जी हैं हमारे साथ। सर, कोर्ट में आज ब्रजेश ठाकुर की तरफ से एक पिटीशन फाइल की गई और ये कहा गया कि उनके बयान को आधार ना माना जाए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अभी जो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट दाखिल किया गया, इसमें बड़ी बात सामने आ रही थी कि बहुत सारे बच्चियां की रेप के बाद, जॉनसन के बाद हत्या की गई है और सीबीआई ने जो रिपोर्ट दाखिल किया उसमें स्पष्ट हो गया है कि इस तरह की कोई घटना वहां नहीं हुई थी। जितनी बच्चियां बालिकागृह में थी वो सब सही सलामत है और चूंकि पूर्व से ही यहाँ न्यायालय में चल रहा था यौन शोषण और प्रताड़ना का मामला बालिकागृह मुजफ्फरपुर को लेकर के, जिसमें आज फैसला आना था, तो जो ब्रजेश ठाकुर की ओर से जो दाखिल की गई आज का कि वहाँ जो रिपोर्ट दाखिल किया गया वो रिपोर्ट यहाँ भी आवे ताकि न्यायालय को भी न्याय देने में सुविधा हो और जमानती जो सिक्योरिटी बॉन्ड पूर्व के तिथि पर न्यायालय का एक स्पष्ट आदेश था कि जितने भी आरोपी हैं उनको सिक्योरिटी बॉन्ड 50-50 हजार रुपया का जमा करना है फैसला से पहले। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आधे दर्जन से अधिक आरोपियों की ओर से अब तक बॉन्ड दाखिल कोर्ट में नहीं की गई है। यह भी एक न्यायालय के द्वारा आधार माना गया। चूंकि टेक्निकल प्रॉब्लम क्या होता है कि जो बॉन्ड दाखिल होगा उसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उसमें समय लगता है, तो जो बॉन्ड दाखिल ही नहीं हुआ तो न्यायालय वेरिफिकेशन कराएगी कैसे? तो यह भी कि क्या इसको डिले करने की कोशिश की जा रही है तमाम लोगों के द्वारा? नहीं, अब मुझे जो लगता है जो न्यायालय की जो आज बात थी उसमें स्पष्ट है कि सोमवार को फैसला होना तय है और समय भी निर्धारित हो गया, 2:30 बजे फैसला होगा। जो याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि उनके बयान को आधार ना माना जाए, विश्वसनीय ना माना जाए, क्या लगता है कि इस पूरे अर्जी का असर फैसले पर पड़ेगा? जी नहीं, मुझे जो लगता है कि चूंकि फैसला का अब तिथि घोषित हो चुका है, फैसला पर केस चल रहा है, सीबीआई की ओर से इनके पिटीशन पर जवाब दाखिल किया जाएगा और बहुत हद तक होगा तो फर्स्ट हाफ में, सोमवार को फर्स्ट हाफ में इस पर सुनवाई होगी। लेकिन फैसला 2:30 बजे सोमवार को होना तय हो गया है, फैसला टलेगा नहीं अब। जी बिल्कुल, तो ये साफ है कि 2:30 बजे 20 तारीख को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में साकेत कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगा। लेकिन उससे पहले देखना इस पूरे मामले में दिलचस्प ये होगा कि सीबीआई इस मामले में अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करती है, जिसमें ब्रजेश ठाकुर ने यह कहा है कि तमाम पीड़िता जिन्होंने अपना बयान सीबीआई को दर्ज कराया है उनके बयान को विश्वसनीय ना माना जाए, ऑथेंटिक ना माना जाए। तो इसका इस केस पर कितना असर पड़ता है ये आने वाला 20 जनवरी से पहले जो सुनवाई होगी उसमें ही पता चल पाएगा। कैमरामैन नरेश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने मुतालबा किया है कि पुलवामा वाकये की फिर से जांच कराई जाए। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट पे उन्होंने लिखा है कि ये सवाल लाजमी है कि पुलवामा हादसे का असल जिम्मेदार कौन है, ये चीज सामने आनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने पुलवामा वाकये की फिर से जांच कराई जाने का ट्वीट किया है। तो कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने मुतालबा किया है, अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि पुलवामा वाकये की फिर से जांच कराई जाए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ये सवाल लाजमी है कि पुलवामा हादसे का असल जिम्मेदार कौन है। तो बेहद अहम खबर, कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का मुतालबा कि पुलवामा वाकये की फिर से जांच कराई जाए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ये सवाल लाजमी है कि पुलवामा हादसे का असल जिम्मेदार कौन है। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की तरफ से ये सवाल किया गया है। अब इस पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आएगा, क्या कुछ सियासी इसमें गर्मी जो है वो छाएगी, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि कांग्रेस ने अहम सवाल उठाया है। महाराष्ट्र के वजीर अक़लियती उमूर नवाब मलिक ने साबिक़ स्पेशल IGP अब्दुल रहमान से मुलाकात की और उनसे इस्तीफ़ा वापस लेने की अपील की। अब्दुल रहमान ने शहरियत कानून की मंजूरी के खिलाफ दिसंबर में एहतजाज करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है। नवाब मलिक का कहना है कि उन्होंने अब्दुल रहमान को वक्फ बोर्ड में शामिल होने की भी पेशकश की है। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की जो जगह है, जब से बोर्ड का गठन हुआ कोई भी सीनियर अफसर वहां काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जिसके पास 1 लाख एकड़ जमीन खुद की है, महाराष्ट्र में तमाम जो भी
मुसलमानों के ट्रस्ट है, मस्जिद मदरसा है, कब्रिस्तान है, दरगाह है, इनकी बड़ी जायदाद है। तो कोई ना कोई एक सीनियर अफसर वहाँ काम करे जो कहीं ना कहीं जिसमें इमोशन किसी तरह का हो। तो हमने उनसे मुलाकात करके उनसे बात की है कि आप इस पद पे काम करें। और दिल्ली में कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बढ़ती महंगाई के लिए सरकार को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से आम लोग बेहद परेशान हैं। खाने के लाले पड़ गए, खाने की मूलभूत वस्तुएं देश की गृहिणियों, देश के आम जनमानस उसके बजट से बाहर हो गई है। आज पहली बार शायद 2012-13 के बाद महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंची है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो 2013-14 में कहते थे अब की बार महंगाई पर वार, वो चुप बैठे हैं और महंगाई है कि वो डायन की तरह हर रोज बढ़ती जा रही है। खुदरा महंगाई, रिटेल इन्फ्लेशन जुलाई 2019 में 3.15% थी, अगस्त में बढ़कर 3.28% हो गई, सितंबर में 3.99 या 4% हो गई, अक्टूबर 2019 में 4.62% हो गई, नवंबर 2019 में 5.54% हो गई और दिसंबर 2019 में 7.35% हो गई। और आज ये महंगाई 8% को जनवरी 2020 में छू रही है। परंतु सरकार नाकारा और निकम्मी बनी बैठी है। न प्रधानमंत्री कोई जवाब देते, न फूड और सिविल सप्लाईज मंत्री कोई जवाब देते, न भारतीय जनता पार्टी को महंगाई की परवाह, न आम जनमानस की जिंदगी की कोई चिंता। नवंबर 2013 के मुकाबले में आज खाद्य पदार्थों की महंगाई चरम सीमा पर है। वादी कश्मीर में 2 दिन की बर्फबारी और दर्जे हरारत मनफी होने के बाद रास्तों पर बर्फ जम गई है। सड़कों पर बर्फ जम जाने से फिसलन पैदा हो गई है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासिर है। आज सुबह गाड़ियों को भी चलने में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी। इंतजामिया सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रही है, ताहम अभी भी कई ऐसे रास्ते हैं जिन पर काफ़ी बर्फ जमा है। श्रीनगर में 2 दिन की बर्फबारी के बाद आज सूरज निकल आया है। बहुत मुश्किलात हो रहे हैं। स्पीड तो सिर्फ 10 किलोमीटर तक चलनी पड़ती है, तो उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि बर्फ़ तो हटाई नहीं गई है पूरी सड़क से। सरकार की तरह से कोई इम्तिहान ये नहीं लिया गया है। बस अभी तो बहुत सी प्रॉब्लमें हो रही है, ट्रैफिक में प्रॉब्लम हो रही है, गाड़ियाँ स्लिप कर रही है, अभी बहुत सी प्रॉब्लम है। वादी कश्मीर में 2 रोज़ की शदीद बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ़ हो गया है। यहाँ पे अगर हम आज की बात करें तो अच्छी खासी धूप खिली हुई है यहाँ पे, लेकिन धूप खिलने की वजह से और जो रात को माइनस टेम्परेचर यहाँ पे रहा है, उसकी वजह से जो सड़कें हैं वो मुंजमद हो गई है। सड़कों पे जो बर्फ़ है वो पूरी तरह से जम गई है, जिसकी वजह से लोगों को चलने फिरने में काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। हमने सुबह देखा, सुबह से ही जो ट्रैफिक की नकलो हमल है यहाँ वो बहुत बुरी तरह से यहाँ पे मुतासर हुई। गाड़ियों को काफ़ी स्लिप्स हुए और काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी हुए। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो कल रात का दर्जा हरारत यहाँ पे -2.7 रहा श्रीनगर में, और बाकी जगहों पे भी माइनस के बिलो माइनस यहाँ पे टेम्परेचर रहा। कुल मिला के देखें तो अब 18 तक यहाँ पे मौसम साफ़ रहने के पेशनगोई की है महकमा मौसमियात ने। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में मौसम क्या करवट लेता है। रोजवानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। बांडीपुरा में नौजवानों के एक ग्रुप ने उभरते कलमकारों को प्लेटफॉर्म फराहम करने की पहल की है। इस काम के लिए नौजवानों ने कॉफ़ी एंड कलाम नामी मुनफरिद अदबी तंजीम भी कायम की है। तो आप देखिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब।
बांडीपुरा में कॉफी एंड कलाम नामी अदबी तंजीम साल 2019 में वजूद में आई। इलाके के चंद नौजवानों ने अखिल मोहिउद्दीन की क़यादत में ये अदबी तंजीम कायम करके उभरते कलमकारों को प्लेटफॉर्म फराहम करने का सिलसिला शुरू किया। इस तंजीम की जानिब से मुनक़्क़िदा प्रोग्रामों में सिर्फ नौजवान और नन्हे मुन्ने बच्चों को कहानियाँ, शायरी या दूसरी अदबी सिन्फ पेश करने की इजाज़त होती है। तक़रीब के आगाज़ में एक शमा जलाई जाती है। तंजीम के मुताबिक चंद कारोबारी हल्के इनके प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं। यूँ ये लोग अदब के तय अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। कॉफ़ी एंड कलाम एक्चुअली जब मैंने ये शुरू किया तो मैंने लोगों से ही नाम पूछे। मैं इसके नाम पे एक आईडी चला रहा था। मैंने लोगों से ही नाम पूछे, मुझे वही से सजेशन मिले कि ऐसे। फिर मैंने एक वोटिंग जैसी वो एक रखा उसमें। फिर सबसे ज़्यादा वोट मुझे इसी नाम को मिले तो मैंने यही नाम इस पर फिक्स किया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे काम करके और हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो बांडीपुरा से बाहर भी हमने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। और जो बच्चे हैं परफॉर्म कर रहे हैं, आगे भी लिख रहे हैं, बहुत खूब लिखते हैं सब। और हमें भी ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर जैसे कि बाहर होता है, यहाँ पे लिटरेचर की रेट जो देखी जाए बहुत कम हो गई थी। ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी क्रिएट हो गए कि इनसे हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे अब लिख रहे हैं, उभर के आ रहे हैं शायर। तंजीम के मुताबिक पहले इन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए उभरते कलमकारों तक रसाई हासिल की। नामसाइद हालात के चलते अब वो गांव-गांव जाकर पोस्टरों से नौजवान कलमकारों तक पहुंचते हैं। कॉफी एंड कलाम नामी इस तंजीम की जानिब से मुनक़्क़िदा एक प्रोग्राम में राबिया गिलानी नामी उभरती शायरा ने अपना कलाम पेश करके खूब दाद हासिल की। तुम तो फ़लसफ़ा के माहिर हो, तुम तो फ़लसफ़ा के माहिर हो, रियाजी से भी वाकिफ़ हो। तुम तो फ़लसफ़ा के माहिर हो, रियाजी से भी वाकिफ़ हो। ज़रा माप के ही बताओ ज़र्बे दिल कितनी भरी है। बांडीपुरा के इन तालीम याफ्ता नौजवानों की ये पहल काबिल सताइश है। इस कोशिश से न सिर्फ सरमाए में इजाफा होगा बल्कि उभरते कलमकारों को प्लेटफॉर्म मुहैया होने के अलावा उनकी हौसला अफजाई भी होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट।